नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ बुशरा। आज जब मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, ये प्रोग्राम करना मेरे लिए आसान नहीं था। बहुत ही भारी मन से, बेहद तकलीफ के साथ ये प्रोग्राम करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे वक़्त में मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ, जब हमारे देश के 3 जाबाज़ों ने अपनी जान गँवा दी है और ऐसे में जब हमारे देश के प्रधान सेवक जश्न मना रहे थे G20 को लेकर, जब उनके अपने ही कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा था, फूलों की वर्षा उनके ऊपर की जा रही थी। उसी वक़्त ये तमाम खबरें पूरे सोशल मीडिया पर वायरल थी कि किस तरह से कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष दोनोक और डीएसपी हुमायूं भट्ट, राइफलमैन रवि कुमार की शहादत हो गई। और लेकिन जो प्रधानमंत्री का जश्न था G20 को लेकर, जो भारतीय जनता पार्टी का जश्न था G20 को लेकर, वो लगातार चलता रहा। उसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आई। और यही नहीं, चलिए हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट ये दे दें कि हो सकता है कि उस वक्त तक जश्न के उस माहौल में उनको नहीं पता चला होगा। ये एक बेनिफिट ऑफ डाउट हम दे देते हैं। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक आप ये देखिए, जब मैं ये प्रोग्राम आपके सामने लाइव करने जा रही हूं, तो देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, किसी की तरफ से भी अभी तक कोई एक ट्वीट नहीं किया गया है। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी गई हैं। जो मध्य प्रदेश में उन्होंने रैली की है, उसको लेकर ट्वीट किया गया है। लेकिन जिस सबसे जरूरी मामले पर ट्वीट करना चाहिए था, सामने आकर बात कहनी चाहिए थी, वो पूरी तरीके से नदारद है। ये संवेदनशीलता, असंवेदनशीलता की ये पराकाष्ठा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। वो एक पार्टी जो राष्ट्रवादी होने का दावा करती है, वो एक पार्टी जो दुनिया भर में, जो पूरे देश में हर किसी को राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटती है, उस पार्टी के नेता, आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो बिहेव ज्यादा एक पार्टी के नेता के तौर पर करते हैं। उनकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं किया गया है, कोई बयान उनकी तरफ से नहीं आया है। और मध्य प्रदेश में जो रैली की गई, उसकी आप तस्वीर अपने टेलीविजन, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं फिलहाल। और आप ये देख सकते हैं कि कैसे बाकायदा तौर पर वो संबोधन स्वीकार कर रहे हैं जो लोग हैं वहां पर। और सनातन पे लेकर उन्होंने इंडिया गठबंधन को घेरा, G20 की अपनी कामयाबी पर उन्होंने छाती पीटी। लेकिन 4 जो जवान जो हमारे शहीद हुए हैं, जिसमें एक कर्नल, एक मेजर, एक डीएसपी, एक राइफलमैन, उनके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है। मैं आपको ये बता दूं कि आपको ये बताना मुझे बेहद जरूरी है कि किस तरह से, खासतौर पर मैं बात करूं डीएसपी की, जो पिता जिनके गुलाम भट्ट आईजी बनकर 2018 में रिटायर हुए थे, और जो उनके बेटे हैं हुमायूं डीएसपी, जो शहीद हो गए, वो मात्र 19 साल के थे। वो अपने पीछे 29 दिन का बच्चा, और उनकी शादी 1 साल पहले हुई थी, अपनी पत्नी को छोड़ गए हैं। हम तमाम जो ये शहीद हैं, उनके उनके परिवारजन जो हैं, वो गम और सदमे में मुब्तला हैं। और उनके घरों से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो कलेजा चीरने वाली हैं। उन तस्वीरों को हम दिखा तो सकते हैं, लेकिन उसकी आवाज आप तक पहुंचाने की मेरी हिम्मत नहीं है। वो चीखें दिल को कचोट रही हैं, वो चीखें दिल को छलनी कर रही हैं, और ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आखिर इतने असंवेदनशील कैसे हो गए कि कल वो जश्न में मसरूफ थे, उनके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही थी, और उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता, उन्हीं के पार्टी के नेता उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे। और दूसरी तरफ उसी वक्त मातम पसरा हुआ था उन परिवार जनों में जिन्होंने अपनों को खो दिया। और ये पहली बार नहीं है। अगर आपको पुलवामा याद हो, तब आपको याद होगा किस तरह से जिम कॉर्बेट में प्रधानमंत्री मसरूफ थे शूट में, और तब ये कहा गया कि उन तक वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची थी। लेकिन 2019 में उस सब को लेकर कैसे वोट बटोरे गए और जीत हासिल की भारतीय जनता पार्टी ने, ये भी किसी से छिपा नहीं है। और जाहिर सी बात है कि इस पर मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे साथ 3 मेहमान मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूंगी, उनसे जानूंगी कि जो तस्वीरें देख रहे हैं, जो असंवेदनशीलता वो देख रहे हैं, और उसको वो किस तरह से देखते हैं। मेरे साथ 3
वरिष्ठ मेहमानों का पैनल जुड़ गया, इनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। मेरे साथ विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी हैं, मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राकेश पाठक जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट पॉलिटिकल एनालिस्ट शीबा असलम फहमी साहिबा मेरे साथ मौजूद है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत मैं अनुमा जी आपसे करना चाहूंगी। हम कल से वो तस्वीरें देख रहे हैं, वो तस्वीरें जो आपके दिल को कचोटती हैं, जो आपको जज्बाती करती हैं, जो आप चाहें भी तो शायद आप अपने आंसुओं को ना रोक पाए। वो विलाप करते हुए, वो रोते हुए परिजन, वो माताएं, वो बहनें, वो उनके घर के लोग, एक तरफ वो तस्वीर और दूसरी तरफ हम तस्वीर देख रहे थे कि कैसे हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर फूलों की वर्षा की जा रही है, वो भी उन्हीं के अपने ही कार्यालय में। और जब यही कम नहीं था तो आप ये देखिए कि सुबह जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं मध्य प्रदेश रैली करने के लिए, तो वहां पर भी उनका किस तरह से स्वागत होता है और कैसे वो लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। और अब तक एक भी ट्वीट नहीं किया गया है उनकी तरफ से। हमारे राइफलमैन के सहित चारों शहीदों को श्रद्धांजलि देती हूँ। और मैंने पढ़ा था कि मेजर आशीष धोचक की माँ ने कहा कि मेरा बेटा तो देश के लिए था और उसके जाने पर मैं आंसू नहीं बहाऊंगी। एक बहुत ऐसी माँ जिसे मालूम है कि इन सब का अंतिम परिणति कहाँ तक हो सकती है, वो बहादुर माँ के बारे में मैंने पढ़ा और मैं काफ़ी भावुक हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए थे, सरकार में आए थे, तो हमारे देश के भावुक मनों की इसी भावना को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। आज तक के उनके जितने भी निर्णय हैं उसको देखकर बहुत साफ दिखता है कि हमारे चाहे सैनिकों की कुर्बानी हो, शहादतें हो, उनका जो परिश्रम हो, उनका शौर्य हो, हर किसी को भारतीय जनता पार्टी जब से आई है सिर्फ एनकैश किया है। और दर्जनों उदाहरण हैं हमारे पास, चाहे वो चीन का अभी लेटेस्ट जिसमें प्रधानमंत्री जी ने 20 लोगों की शहादत के बाद कह दिया था, कर्नल बाबू जिसमें से एक थे, ये कह दिया था कि ना कोई घुस आया है ना कोई घुसा हुआ है। तो प्रधानमंत्री जब ऐसी बातें कह सकते हैं तो ये बहुत साफ दिखता है कि सेना के लोगों को अपने मुलाजिम की तरह समझते हैं, सरकार के नहीं, खुद की पार्टी के मुलाजिम की तरह समझते हैं। और उसका एक उसकी बानगी आपने देखी है, जब कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि अग्निवीर 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे तो हम उनको अपने भाजपा के कार्यालय में तैनात कर देंगे सुरक्षा गार्ड की तरह। इसके अलावा भी आपको अगर मैं शुरुआत से याद दिलाऊं तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन कम से कम वहां से जहां से मैंने इसे बिगड़ते हुए देखा कि सबसे पहले तो सिविलियन अधिकारियों के समक्ष हमारा कार्डर जो था वो 2016 में, नवंबर के 2016 में उसे पहले नीचे किया गया था, लेकिन काफी आवाजें उठी तो फिर एक चिट्ठी भेजकर उसको ठीक किया गया। फिर अधिकारियों का, कर्मचारियों का सबका राशन बंद किया था सरकार ने, फिर उस पे हल्ला हुआ तो उसे चालू किया। फिर सैनिकों की कॉलोनी के बीच में से रोड्स निकाली थी, जो कि एक ऐसा एरिया होता था जहाँ से लोग बाग नहीं निकल सकते थे, तो वहां से भी उसकी जो एक सैंक्टिटी थी उसके ऊपर छेड़छाड़ हुई। ये छोड़ देते हैं कि सीएसडी कैंटीन में सरकार ने क्या किया और किनकी एंट्री शुरू करा दी और क्या चीजें बंद करा दी, उसकी तो बात ही करना जब इस समय यहाँ शहीदों की बात हो रही है तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। लेकिन जो पूर्व सैनिकों को पहले जिस तरह से पेट्रोल पंप में या टोल प्लाजा में या एलपीजी गैस एजेंसी में या उनकी विधवाओं को, जिनको हम वीर नारी कहते हैं, उनको ये सब मिलता था, उस सब से भी इस सरकार ने सारे लोगों को उनका ये जो अधिकार था या जिसको हम कहेंगे कि एक तरह से प्रिविलेज था, इसे खत्म कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे आपने देखा होगा पुलवामा का जब ये हमला हुआ, शहादत हुई, तो बालाकोट स्ट्राइक के बाद एयर चीफ ने कहा था कि हमें एक टारगेट दिया गया था और हमने उस टारगेट को ध्वस्त किया। मिराज 2000 की जिस स्क्वाड्रन ने ये काम किया था, मैं उसी स्क्वाड्रन की सबसे पहली लॉजिस्टिक्स अधिकारी हूँ। मुझे कितना गर्व है कि हमारे यहाँ के जो पायलट्स गए और उन्होंने उस जगह को ध्वस्त किया, लेकिन उसका राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। और जब संख्या बताने लगे, कहने लगे कि 250 लोगों को हमने मारा, 300 लोगों को मारा, और इस तरह से संख्या बताई जाने लगी। और जब ये कहा गया
कि प्रमाण तो देना पड़ेगा, तो कहने लगे आप सेना पे सवाल उठा रहे हो। सवाल सभी लोग राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर उठा रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको सेना की तरफ ठेल दिया। एक बात बहुत ही सोचने वाली है कि देश में पहले आतंकवादी हमले होते थे, सिविलियंस की जान जाती थी, और उसका काफी सारा कनेक्शन, एक दो ऐसे हमले थे जिसके बारे में बहुत क्लियर ये पता चल गया था कि हिंदू संगठन अभिनव भारत से उसका ताल्लुक निकला था। लेकिन सेना के इंस्टॉलेशंस पर डायरेक्ट हमले, आतंकवादियों के हमले, इनकी मिसालें तो हमने अभी ही देखी है। जब पुरी में, पठानकोट में, श्रीनगर में ड्रोन अटैक हुआ, ये सारी चीजें पहले हमने नहीं सुनी थी। अब आतंकवादियों की या जो भी लोग हैं वो पाकिस्तानी, उनकी हिम्मत इतनी खुल गई है कि वो हमारे सीधे सीधे आर्मी के इंस्टॉलेशंस पर आकर हमला कर देते। तो ये सारी बातें सोचने की हैं। जो भारतीय जनता पार्टी शहीदों के नाम पर वोट मांग लेती है, सेना के नाम पर वोट मांग लेती है, और तो और बहुत ही पिछले साल कभी एक आदेश निकला जो अब जाके परवान चढ़ा है, और जिसके हिसाब से सेनाओं के जो लोग हैं छुट्टी पर जब जाएंगे तो उनको मोदी सरकार की नीतियों का प्रचार करना पड़ेगा। यानी कि पूरी तरह से एक पार्टी का मुलाजिम बना देने की जो ये हिमाकत कहूंगी मैं इसे, और हिमाकत है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। और मुझे ये कहते हुए, पहले मैं बड़ा बचा बचा के कहती थी और ये कहती थी कि बहुत से हमारे ऐसे पूर्व सैनिक हैं जो नरेंद्र मोदी जी के झांसे में आए हुए हैं, लेकिन अब मुझे बहुत स्पष्टता से ये कहना पड़ता है कि ये वो लोग हैं जिनके कारण हमारे देश की सेना आज सबसे ज्यादा सफर कर रही है। इतना सब होने के बावजूद भी सांप्रदायिकता के किस रंग में ये लोग रंग गए हैं। आज मेरी भारतीय वायुसेना का जो लोगो है, जो हम एयरफोर्स ब्लू की बात करते थे, हम नीली वर्दी का वालों का दल, ऐसा हमारा गाना है राष्ट्र, हमारा जो भारतीय वायुसेना का गान है, उसकी जगह अगर आप भारतीय वायुसेना का लोगो देखेंगे तो उसमें आपको ऑरेंज कलर, भगवा कलर की प्रधानता दिखेगी। तो ये सारी चीजों का दोष, मैं बहुत सारा दोष उन पूर्व सैनिकों को और सेवारत सैनिकों को देती हूँ जो लगातार किसी तरह की सांप्रदायिकता, डेमोक्रेसी में रहने के बावजूद भी अपने दिलों के अंदर पालते रहे। जी। राकेश जी, आपको याद होगा जब 370 और 35 से हटाई गई थी, तब ये कहा गया था कि आतंकवाद की जो है वो कमर तोड़ दी गई है, मिलिटेंसी जो है पूरी तरीके से खत्म हो गई। इसके बड़े बड़े दावे जो हैं वो किए गए थे। अब आप ये देखिए कि उन दावों की पोल किस तरह से खुल रही है। ये जो आतंकी घटना हुई है और जो शहादत हमारे जवानों ने दी है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप ये देखिए, एक कर्नल, एक मेजर, एक डीएसपी, और उनको अनंतनाग में जो कुकरनाग है वहां पर हेडआउट्स की खबर मिलती है, वो वहां पर जाते हैं, उस पहाड़ी पर चलते हैं, लेकिन वापस नहीं आ पाते हैं, और फिर हमें ये खबर मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से पूरे तौर पर एक नाकामी के तौर पर भी ये दिखाता है कि जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, जिसकी बिना पर आप वोट बटोरते रहे हैं, वो भी आप ये देखिए कि किस तरह से बिल्कुल झूठ एक तरह से साबित हो रहा है कि कैसे आतंकियों के हौसले इतने बुलंद हैं। देखिए बुशरा साहिबा, हमने बातचीत शुरू की थी कि जिस दिन हमारे जांबाज शहीद हुए उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में देश के प्रधानमंत्री का स्वागत सत्कार हो रहा है, उनका खैर मकदम हो रहा है, फूल बरसाए जा रहे हैं उनके ऊपर। आपने उन्हें एक संदेह का लाभ देने की कोशिश की कि हो सकता है उन्हें न मालूम हो उस वक्त तक। मैं ये संदेह का लाभ उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना चाहता। देश के प्रधानमंत्री और हमारे पूरे सुरक्षा तंत्र, हमारी जो गुप्तचर इकाइयां हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि प्रधानमंत्री तक इतनी बड़ी घटना की जानकारी पहुंचाई जाए। आपने उस घटना का भी जिक्र किया, पुलवामा का, कि उन्हें सूचना नहीं मिली थी। वो भी यकीन से परे है, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ सैटेलाइट फोन वाला पूरा हमला रहता है, सारा संचार तंत्र रहता है, और ये संभव ही नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री एक पूरे दिन पूरी दुनिया से कटा रहे, उसके पास कोई अपडेट ना आए, ये मुमकिन नहीं है। इसके बावजूद आपने चीखें भले नहीं सुनवाई अपने चैनल पर, लेकिन देश ने वे चीखें सुनी हैं जो कल शहीद हुए हैं लोग, उनके परिवार के लोगों की चीखें सुनी हैं। मुझे शहरयार साहब के चंद शेर याद आते हैं बुशरा साहिबा, और बिल्कुल मौजू है इस हालात पर, इस हाल पर।
तुम्हारे शहर में कुछ भी हुआ नहीं है क्या? तुम्हारे शहर में कुछ भी हुआ नहीं है क्या कि तुमने चीखों को सचमुच सुना नहीं है क्या? मैं एक अरसे से हैरान हूं कि हाकिम शहर, मैं एक अरसे से हैरान हूं कि हाकिम शहर जो हो रहा है उसे देखता नहीं है क्या? तो सचमुच नरेंद्र मोदी न देखते हैं, न सुनते हैं, न समझते हैं, माफ कीजिए बुशरा साहिबा। वरना यह कैसे संभव है कि देश का प्रधानमंत्री, जो देश का अभिभावक है, गार्डियन है, वो मुखिया है हमारा, इस परिवार का अग्रज है, अगुआ है हमारा, वो अपने देश के लोगों के इस तरह शहीद होने पर एक ट्वीट ना करे। आप उस कार्यक्रम को स्थगित करने से पहले, कार्यक्रम स्थगित नहीं भी करते तो वहां अपने स्वागत सत्कार से पहले 2 मिनट का मौन इन शहीदों के लिए रख सकते थे। आप एक ट्वीट करके देश को बता सकते थे कि आपको दुख है इस शहादत का। राहुल गांधी से लेकर तमाम सारे लोगों ने ट्वीट किए हैं। घटना को रोका नहीं जा सकता, ये हम मानते हैं। कोई आतंकवादी घटना हुई, उसे रोकने के इंतजाम, सारे इंतजाम होने के बावजूद घटना हो सकती है। लेकिन जब घटनाओं का सिलसिला इतना लंबा हो कि पठानकोट में घुस आए आतंकवादी, उन्हीं का जिक्र किया अभी अनुमा जी ने, इतनी लंबी फहरिस्त है पिछले सालों की इस तरह के आतंकवादी हमलों की, और उसके बाद ये लापरवाही, ये बेपरवाही कि एक तरफ लोग एक राज्य में शहादत पर बिलख रहे हैं और दूसरी तरफ आप फूलों से नहा रहे हैं। मणिपुर जल रहा था तब भी वे क्या कर रहे थे हम जानते हैं, और आज भी जल रहा है। कल वहां फिर से फायरिंग की घटना हुई है, फिर से लोग मारे गए। वो एक राज्य दो टुकड़ों में बट चुका है, एक तरह से सिविल वॉर चल रहा है वहां पर, लेकिन प्रधानमंत्री के माथे पर शिकन नहीं देखी हमने। और जो आतंकवाद को खत्म करने का दावा करते हैं सत्ता में बैठे लोग, उनकी पार्टी के लोग, आप उन्हें फहरिस्त गिनाइए। वे कहने लगेंगे, कल मैं ट्रेन में आ रहा था, एक हमारे सहयात्री कहने लगे कि किसी समय रेलवे स्टेशनों पर और सार्वजनिक स्थानों पर यह सूचना लगी रहती थी कि सूटकेस को न छुएं, इस तरह जांच पड़ताल होती थी वगैरह वगैरह। जब मैंने उन्हें इतनी सारी आतंकवादी घटनाओं का हवाला दिया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। हम मानते हैं आतंकवाद का वो चरम दौर था जब शहरों में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सभी सार्वजनिक स्थानों पर खास एहतियात बरतना पड़ती थी। लेकिन वो घटनाएं और अब सैन्य ठिकानों पर जो हमले हो रहे हैं वो कोई छोटी घटना नहीं है। और उसके बाद हो क्या रहा है बुशरा जी, आईएसआई का एजेंट पठानकोट की जांच की टीम में शामिल होकर आता है। ये भी इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि आईएसआई का एजेंट पठानकोट की जांच टीम में शामिल होकर आता है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार पूरी तरीके से संवेदनहीन है, हृदयहीन है। सत्ता में बैठे लोग, उन्हें देश के लोगों से, देश के नागरिकों से कि उनके दुख दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं हर बार याद दिलाता हूं, अब जिम्मेदारी इस देश के लोगों की है, जनता की है। उसे भी सोचना होगा, उसके दर्द पर, उसके दुख पर कोई व्यक्ति अगर एक लाइन का ट्वीट नहीं कर सकता तो वो आपके देश का मुखिया कैसा हो सकता है, कैसे हो सकता है? जी बुशरा जी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। मैं इससे पहले शिवा जी के पास आऊं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो चल रही है, अगर अभी भी है तो इसको हम ले सकते हैं, वरना मैं शिवा जी के पास फिर आती हूँ। शिवा जी, जाहिर सी बात है कि हम मनप्रीत सिंह जी, जो कि कमांडिंग ऑफिसर 19 राष्ट्रीय राइफल के, उन्होंने अपने दो साथियों के साथ इस ऑपरेशन को फ्रंट से लीड करते हुए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए, एक अच्छे भारतीय सेना के, इंडियन आर्मी के लीडर की तरह इस ऑपरेशन को लीड किया। और उसमें उनके कंपनी कमांडर आशीष धोचक, जो सिर्फ 34 साल के हैं, और हुमायूं मुजम्मिल भट्ट, जो कि जे.एंड.के पुलिस के डीएसपी हैं, इन्होंने अपनी शहादत दी। और ये ऑपरेशन कल से चल रहा है। सुबह 6:45 पर
कर्नल मनप्रीत ने अपने परिवार से बात की थी और कहा कि हमें ऑपरेशंस में जा रहे हैं, और कल लड़ते हुए हमारे जाबाजों ने टेररिस्ट के साथ अपनी सुप्रीम सैक्रिफाइस दी। जब हमारे साथी लड़ाई लड़ रहे थे और उनका बलिदान वो देश के लिए कर रहे थे, तो मुझे ये कहते हुए बड़े शर्मसार हो रहा हूं आज कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय अपना महिमा मंडन अपने ही लोगों के द्वारा अपने ही बीजेपी के हेडक्वार्टर में अपना ही महिमा मंडन कर रहे थे, और उन पर फूलों की बरसात हो रही थी, फूल मालाओं से उनका स्वागत हो रहा था, और वहां पर हमारे साथी गोलियों से छलनी हो रहे थे, हमारे साथी लड़ाई लड़ रहे थे, देश की सेवा में रत थे। मुझे वाकई में ये सोचकर आश्चर्य होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के कैडर्स, बीजेपी के प्रेसिडेंट और बीजेपी के सभी भक्त लोग, क्या उनको अपने देशभक्त सैनिकों का याद नहीं आया? क्या उनको ऐसा नहीं लगा कि उनके साथी जो है वहां पर देशभक्ति में, बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर तो लीन है मोदी भक्ति के अंदर, लेकिन उनकी सेना जो है वो वहां पे लड़ाई लड़ रही है? मुझे शर्म आती है कि हमारे एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो देश को लीड कर रहे हैं, अपना महिमा मंडन करा रहे हैं, और एक तरफ मैं गर्व महसूस करता हूं कि वहां पर कमांडिंग ऑफिसर मनप्रीत सिंह अपनी पलटन को लीड करते हुए, अपने क्यूआरटीज को लीड करते हुए लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी शहादत दे रहे हैं। ये दोनों बातों में बड़ा विरोधाभास है। साथियों, आपको इन तकलीफों का, तो अभी आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, जाहिर सी बात है कि वही वाजिब सवाल सबकी तरफ से उठाए जा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब हमारे जाबाज जवान जब शहीद हो गए और जब उससे पहले भी बहादुरी से लड़ रहे थे, तो प्रधानमंत्री और उनके कार्यालय में क्या कुछ हो रहा था, प्रधानमंत्री किस तरह से अपने ऊपर अपने ही कार्यकर्ताओं से, अपने ही पार्टी के लीडर्स से किस तरह से फूलों की वर्षा करा रहे थे, फूल ले रहे थे, गुलदस्ते ले रहे थे, मालाएं पहन रहे थे। और शिवा जी, जब यही तक भी मन नहीं भरा या वहां तक भी बात नहीं बनी, तो अब आप ये देखिए कि कल से लेकर अब तक एक ट्वीट नहीं हुआ है। हिंदी दिवस पर ट्वीट किया जा रहा है, मध्य प्रदेश में वो हैं, छत्तीसगढ़ में उनकी रैली होगी, उसको लेकर ट्वीट किया जा रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि अब तक ना रक्षा मंत्री, ना गृह मंत्री, ना प्रधानमंत्री, किसी की तरफ से अब तक ट्वीट नहीं किया गया है। जब ये प्रोग्राम शुरू करी थी तब तक नहीं किया गया था। और उसके साथ ही रैलियों में लग रहा था कि शायद हो सकता है थोड़ी नदामत हो, और रैली जब वो शुरू करें तो 2 मिनट का शायद मौन धारण करें, शहीदों को श्रद्धांजलि दें। लेकिन लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के जहन में सिर्फ एक चीज है, वो है चुनाव, चुनाव और चुनाव। अपना महिमा मंडन, देश को सिर्फ उन्होंने इवेंट में झोंक रखा है। एक खत्म होता है, दूसरा शुरू होता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरा शुरू होता है। न देश की जनता की परवाह है और ना ही उन्हें शहीदों के परिवार वालों की कोई परवाह है, न शहीदों की शहादत की कोई कद्र है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो शहीदों को नमन, उनकी शहादत को प्रणाम, और उनके घर वालों से, उनके अजीज़ों से, उनके बीवी बच्चों, माँ बाप से बहुत विनम्र संवेदना। मैं इसको दूसरी तरह से देखना चाहूँगी। अनुमा जी ने और पाठक साहब ने बहुत अच्छी तरह विस्तृत पूरा व्याख्यान किया है कि इसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब की शख्सियत पर केंद्रित बात करूँगी, क्योंकि मुझे बार बार ये लगता है कि जैसा आपका भी सवाल है कि ये हो कैसे सकता है, यही मेरा सवाल है। और मैं, क्योंकि मेरा विषय साइकोलॉजी की, मैं स्टूडेंट रही हूँ, और वहाँ ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व करना और उसको अनपैक करना सिखाया जाता है।
आप इसको सीधे सीधे, अगर आप हमारे दर्शक भी एक साइकोपैथ को समझे और उसकी डिक्शनरी में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साइकोपैथ, एक मनोरोगी जो होता है वो कैसा होता है, उसके अंदर कौन 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 से उसकी खासियत होती है, अगर आप उसको देखेंगी तो आपको शीशे की तरह सब कुछ साफ हो जाएगा। वो नरगिसियत का, नार्सिज्म का शिकार होता है, उसको अपने सिवा कुछ नहीं दिखता, वो खुद को इतना पसंद करता है कि अपने इश्क में होता है वो, उसको उसके अलावा दुनिया उसके लिए वजूद ही नहीं रखती कोई और शख्सियत। उसके अलावा उसके अंदर सबसे ज्यादा कमी जो होती है वो दूसरे के दुख को महसूस करने की कमी होती है। वो जब भी रोता है सिर्फ अपने लिए रो सकता है, उसकी आंखों में आंसू जब भी आएंगे वो अपना दुख महसूस करेगा, वो किसी और का दुख महसूस करने के काबिल नहीं होता है। यही साइकोपैथ की एक बुनियादी पहचान है कि वो नहीं कर सकता। उसके वो बड़ा चार्मिंग होता है, ऊपर से वो बहुत, उसकी शख्सियत में ऐसा लगेगा कि वो सम्मोहित कर रहा है, तो बड़ा चार्मिंग। और ये सिर्फ मैं ये लिख करके लाई हूँ, लिखा हुआ पढ़ रही हूँ डेफिनेशन पूरी, और इसको ये नहीं कि अपनी तरफ से कुछ बता रही हूँ। उसमें इमोशंस नहीं होते हैं, तो इमोशंस ना होने की वजह से उसमें गिल्ट नहीं होता है, लैक ऑफ गिल्ट उसकी पहचान है। जब आप इन सब चीज़ों को एक जगह जमा करें तो क्या बनता है, हम सब के पास जवाब है, वो वही बनता है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। मसला ये नहीं है कि वो खुद क्या है, मसला ये है कि हमारी मीडिया ने एक ऐसा माहौल पैदा किया है कि ये जो असली बात है ये जनता तक नहीं पहुंचती है। ये जो आज कुछ नाम कांग्रेस पार्टी ने हटाए हैं कि जिनके साथ वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे, ये बहुत पहले होना चाहिए था, बहुत डैमेज हो गया, लेकिन वो नाम हटाए गए, ये अच्छा हुआ। अब ज़रूरी बात यह है कि मीडिया से ये सवाल पूछा जाए कि तुम्हें राहुल गांधी की कोई छोटी सी कमी नज़र आ जाती है, तुम्हें नरेंद्र मोदी साहब की कमी क्यों नहीं नज़र आती है। आपको याद होगा राहुल गांधी ने अपनी एक भारत जोड़ो यात्रा के ही दौरान कश्मीर में कहा था, या शायद वहीं कहीं कहा था, कि जो ताबूत जब घर आते हैं, जो फ़ोन आता है कि ये हो गया, और ताबूत जो घर आते हैं मैं इसको रोकना चाहता हूँ, ये ताबूत घर पहुंचने बंद होने चाहिए। पुलवामा के हवाले से उन्होंने ये बात कही थी। लगातार हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, लगातार जाँ बहक हो रहे हैं, और इसके बावजूद हमारी सरकार किसी भी तरह से इसके बारे में सिर्फ उसका एक ही इस्तेमाल करना, उसको कि रैली में खड़े होकर के पाकिस्तान और मुसलमान और आतंकवाद को जोड़ करके ये भावना पैदा करे देश में कि जो ताबूत आ रहे हैं उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, और देखो हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं और इसलिए तुम्हें हमारी ज़रूरत है, हम हैं तो बचे रहोगे। हिंदू खतरे में है, हिंदू बचा रहे, देश खतरे में है, देश बचा रहे, इस डिस्कोर्स को किस तरह से ताबूतों से इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता नहीं, आपने जहन में है, आपके याद है या नहीं, उस दौर में जब 2019 से पहले भी ताबूत घर पहुंच रहे थे, और हम लोगों ने कहा था, और जहाँ जहाँ स्टेट्स में चुनाव थे उससे ठीक पहले हम लोगों ने ये बात कही थी शोज में बैठ करके कि आप देखिए कहाँ के ताबूत हैं और आपको पता चलेगा। ताबूत का इस्तेमाल पहली बार, इससे पहले मोदी सरकार से पहले ये नहीं होता था कि घरों में और इस तरह से उनका इस्तेमाल किया जाए और जन भावनाएं या किसी भी तरह की नफरत फैलाने के लिए। ये अभी होना शुरू हुआ है, कुछ सालों से होना शुरू हुआ है। तो अब ये जो जनता में ये जो बात पैदा की गई है कि आपका जो राजा है आप इसको बना करके रखिए, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, ये है तो आप हैं, देश है, सब कुछ है, आपकी अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए सिवाय इसके कि ये राजा बना रहे, राजा की शान शौकत बनी रहे। तो राजा की शान शौकत में कसीदे पढ़े जा रहे हैं, सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, राजा जी चक्रवर्ती राजा जी दुनिया जीत करके G20 से घर वापस आए हैं, उनका अभिषेक, उनका अभिनंदन होना चाहिए, वो हो रहा है। और इसके अलावा इस सर्कस या आइटम वाली सरकार, जो आइटम होता है ना सब फिल्मों में, आइटम नंबर, इससे ज्यादा कुछ जनता को मिलना नहीं है। आप जब G20 हो रहा था तब भी हमने बैठ करके ये डिस्कस किया था कि जिन गरीबों को उजाड़ा गया उनको किसी शेल्टर होम में इज्जत से पहुंचा दिया जाता है। वैसे तो वो गरीब थे क्यों, उसके ऊपर सवाल, लेकिन बड़ा सवाल छोड़ दीजिए, जिन गरीबों को उजाड़ा गया उनको 2 वक्त सिर्फ दाल चावल आप उबाल के दे देते और शेल्टर होम में इज्जत से पहुंचा देते, और फिर इज्जत से अपनी बसों से ले आते। ये भी नहीं हो सकता था क्या इतने बड़े चक्रवर्ती राजा के यहाँ? वो भी नहीं हुआ, नाक के नीचे था ये सब कुछ। तो जनता को तो देखिए कुछ नहीं मिलना है, जनता को यही मिलना है, और जनता की हर शहादत किसी भी वजह से हो, वो किसी भी नाकामी की, सरकार की नाकामी की वजह से हो, वो सिर्फ राजा के काम आनी है। हमारे जो साइकोपैथ
हमें रूल कर रहे हैं, उनके काम मानिए और कुछ नहीं। और उनके साथियों की भी आप ये देख लीजिए, जितने भी उनके कैबिनेट मिनिस्टर साथी जो जो चरण वंदना नहीं कर रहे हैं, जिनकी अपनी औकात थी, सियासी औकात थी, वो किस तरह बर्फ में या तो लगा दिए गए या बर्फ की छुरी से हलाल कर दिए गए। आप उनके भी देख लीजिए, करियर खत्म कर दिया गया। तो एक आदमी बचेगा और उसके इर्द गिर्द ये देश काम आएगा उसको। बिल्कुल। और अभी फिलहाल जिस तरह से G20 को लेकर हम ये देख रहे हैं, अभी भी जब वो मध्य प्रदेश में थे और रैली को जब संबोधित कर रहे थे, तब भी हमने देखा कि कैसे G20 को लेकर हाथ उठा के बोलो, ताली बजाकर बोलो और सर ऊंचा करके बोलो, क्या G20 पर तुम्हें गर्व नहीं होता, और इस तरह की तमाम बातें। और अब ये बिल्कुल साफ हो गया, पहले से भी साफ था कि आगे जो चुनावी सभाएं हम देखने के लिए जा रहे हैं, उसमें हमें क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा और क्या सनातन को लेकर इंडिया गठबंधन को घेरा जाएगा और G20 की और चंद्रयान की गाथाएं जो हैं वो गाई जाएंगी। ये G20 तो भारत सरकार की तरफ से किया गया ये आयोजन था, उसने होस्ट किया था, लेकिन आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में इसका सेलिब्रेशन किया जा रहा है। वो एक पार्टी से अभी तक निकल ही नहीं पाए हैं। 9.5 सालों में वो सिर्फ प्रधानमंत्री की जगह वो प्रचार मंत्री ही बनकर रहे हैं। वो हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं, क्योंकि उन्हें वो कभी विपक्ष में बैठे नहीं तो उन्हें पता नहीं वो क्या होता है, वो कभी कोई इलेक्शन हारे नहीं तो वो उन्हें नहीं पता है। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि मुझे सिर्फ जीत हासिल करनी है, और वो चाहे किसी भी तरीके से हो, किसी भी बिना पर हो, किसी की शहादत को लेकर बुलाया जाए या फिर जनता को के न जाने कितने ऐसी चीजें हैं जिनकी कुर्बानियां जो हैं वो ली गई हैं, लाइनों में खड़ा किया गया है, वो हम सबके सामने है। हम इस सबकी बात कर रहे हैं अनुमा जी। इस सबके बीच मैं इस पर भी आना चाहूंगी क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तक नरेंद्र मोदी का जो महिमा मंडन किया गया है वो जाहिर सी बात है उन चैनल्स के जरिए किया गया है जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है। जो नफरत फैलाई गई है, फैलाई जाती है, अभी भी फैलाई जा रही है, वो उन्हीं चैनल्स के जरिए होती है। और हमेशा ये सवाल उठाया जाता रहा कांग्रेस को लेकर, खासतौर पे क्योंकि दूसरी सबसे बड़ी वो नेशनल पार्टी है, कि क्यों नहीं उनके जो स्पोक्स पर्सन है वहां जाना बंद कर देते हैं, उनका हिस्सा होना बंद कर देते हैं। और अब शायद इंडिया गठबंधन की तरफ से और जो कमेटी बनाई गई थी उनकी तरफ से फैसला लिया गया है। कल से ये खबर थी और अब वो 14 नाम मैं दर्शकों को बता दूं और फिर आपका मैं जवाब लूंगी कि वो 14 नाम जो है वो लिस्ट जारी कर दी गई है। उसमें अमन चोपड़ा है, प्राची प्राशर है, इंडिया टीवी के एंकर हैं ये, रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी, अमीश देवगन। सुधीर चौधरी के ऊपर तो कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से अभी हाल ही में FIR की गई है। अमीश देवगन, अर्नब गोस्वामी, नविका कुमार, आनंद नरसिम्हन, गौरव सावंत, इसके अलावा अदिति त्यागी, सुशांत सिन्हा, अशोक श्रीवास्तव और शिव अरूर। ये वो 14 एंकर्स की लिस्ट है जिनके प्रोग्राम्स में इंडिया गठबंधन के जो पार्टियां जो शामिल हैं उनके स्पोक्सपर्सन नहीं जाएंगे। ये एक अहम, एक बड़ा फैसला है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि ये तो आपने कर दिया है, लेकिन ये एडवर्टीजमेंट जो दिए जाते हैं बड़े बड़े, जो करोड़ों रुपया उनको दिया जाता है, वो कब बंद किया जाएगा अनुमा जी? ये भी सवाल उठा रहे हैं लोग। देखिए, ये जो लिस्ट आई है उसमें आपने जो भी नाम लिए, इन सभी से वास्ता मेरा भी पड़ा है। और मैंने देखा है, बल्कि कल ही एक चैनल पर वास्ता पड़ा था। पहला नाम असल में अल्फाबेटिकली अदिति त्यागी का लिखा हुआ, तो उन्होंने प्रोग्राम के शुरू में मेरा इंट्रोडक्शन कराते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी अनुमा आचार्य, और जब मैंने उन्हें सुधारा तो वो मुझ पर इस तरह चढ़ दौड़ी कि एक शब्द बोलने नहीं दिया। उसके बाद पूरा प्रोग्राम उन्होंने हाईजैक कर डाला, और सॉरी नाम का जो शब्द होता है उसका कोई पता आता रहता नहीं है। तो मैं मानती हूँ कि ये ऐसे नाम जो है ये वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, और इनको जो भी आज इनकी जो पैसे की कमाई है जो बहुत बढ़ चुकी है, उसका असल कारण तो यही है कि चैनल में जहाँ जहाँ पर ये हैं वहाँ पर ये सत्ता का प्रभुत्व गान जो है वो करते हैं, और उसके कारण इनको प्रोग्राम में भी, इनके प्रोग्राम की TRP भी ज़्यादा हुआ करती थी। तो जैसे अमीश देवगन है, इनके साथ भी एक प्रोग्राम में मैं थी, तो इन्होंने जब कहा कि दूल्हा नहीं है आपके यहाँ, सारे दूल्हे बने हुए हैं और बाराती नहीं है आपके इंडिया गठबंधन में, तो मैंने कहा इस तरह की बातें मत करिए, क्योंकि हमारे यहाँ एक दूल्हे का उदाहरण है जिसने अपनी पत्नी को ना तो त्यागा
और न ही पत्नी का दर्जा दिया, तो कहने लगे कि ये व्यक्तिगत बात है। भाई, प्रधानमंत्री का पद जो है वो सार्वजनिक पद है, वो कोई व्यक्तिगत पद नहीं है। और अगर उसके ऊपर ये बात कही जाती है क्योंकि उनकी तरफ से दूल्हे की जवाब बात आई थी, तो ये हमने देखा है। अब आपका ये सवाल कि इनको एडवर्टीजमेंट क्यों दिए जाते हैं, तो आप एक चीज समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार होता है, विज्ञापन होता है, उसकी तुलना में कहीं बहुत कम हमारी सरकारें प्रचार पर खर्च कर रही हैं। लेकिन प्रचार तो करना जरूरी भी होता है ना। हालांकि इस कदर भी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की तरह 9,000 करोड़ से ज्यादा की राशि तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रचार के ऊपर चली गई। उसके अलावा भी आप जो भी वेबसाइट खोल लें, जो भी विभाग का कुछ खोल लें, या कोई भी कैसा भी चैनल खोल लें, आपको वहां पर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी न किसी योजना के साथ छपे हुए लगे हुए नजर आ जाते हैं। तो उस लिहाज से तो नहीं, लेकिन हाँ, ये चैनल्स देखे जाते हैं। दुखद बात भी यही है कि हम बहुत सारे चैनल्स पर तो नहीं, लेकिन कुछ जिनकी टीआरपी ज्यादा होती थी उस पर देते रहे। मैं समझती हूँ हमारी पार्टी के अंदर इसके ऊपर भी मंथन होगा। और मेरे हिसाब से तो एक दो नाम छूट गए हैं, क्योंकि मुझे वो एंकर भी याद आती हैं जो बहुत उछल कर यूक्रेन में जंप कर करके एक बार अपनी पत्रकारिता कर रही थी। और उन्होंने यही ट्रिक मुझ पर अपनाते हुए, और एक प्रोग्राम के दौरान जिसमें 4 पूर्व सैनिक अधिकारी थे और उनके अलावा मैं कांग्रेस प्रवक्ता थी, तो उन्होंने मुझसे कहा सवाल, और बाकी अधिकारियों की तरफ देखा और कहा, देखिए ना, ये सेना के ऊपर राजनीति करते हैं। तो उनमें से एक अधिकारी ने बहुत सौम्यता से उस एंकर से कहा, शायद आपकी सुनने में गलती हो गई है। विंग कमांडर हनुमा आचार्य एक बहुत डेकोरेटेड ऑफिसर है, और उन्होंने कहा कि सेना सबसे आगे है, देश की मिट्टी सबसे आगे है। उन एंकर पर घड़ों पानी फिर गया। नाम नहीं बताना चाहूंगी क्योंकि उनका नाम उसमें है नहीं, शायद उनके प्रोग्राम्स की टीआरपी उतनी ज्यादा नहीं है। तो ये जो एक निर्णय है, मैं बहुत स्वागत योग्य है। जाहिर सी बात है कि उन एंकर्स को, नामों को टारगेट किया गया है। हालांकि अभी भी कुछ नाम ऐसे हैं जो यहाँ पर हमारे तीनों, मैं आपके मिला के जो मेहमान हैं और मैं खुद ये कह सकती हूँ कि अभी भी कुछ नाम ऐसे हैं जो इस लिस्ट में शामिल होने चाहिए थे। पता नहीं उनको क्यों नहीं रखा गया है और क्यों इस लिस्ट से में उनका नाम नहीं है। ये जरूर एक सोचने वाली बात है। लेकिन राकेश जी, आप इसको किस तरह से आप देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये बड़ा कदम है? पहले हमने देखा कि लगातार, ये पिछले एक हफ्ते से हम ये देख रहे हैं, ट्विटर पर आप भी एक्टिव हैं, आप भी देख रहे होंगे कि किस तरह से पहले सुधीर चौधरी के खिलाफ एफआईआर की गई, क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने फेक खबर फैलाई बल्कि उस फेक खबर के सहारे नफरत फैलाई और ये बताने की भी कोशिश की कि कांग्रेस जो है एक मुस्लिम परस्त पार्टी है। और इसमें कोई बुराई नहीं है, मुसलमान भी इस देश के ही शहरी हैं, लेकिन वो इस तरह से दिखाया जाता है। आपको पता है कि उनका इंटेंशन क्या होती है। और दूसरा, उसके बाद हमने देखा कि कैसे आलोक शर्मा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और चित्रा त्रिपाठी के बीच में जो कुछ हुआ वो हमने देखा, और उसको लेकर भी जिस तरह से रिबटल हुआ पूरे ट्विटर पर, वो सब हमने देखा। और अब ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। कई दिन से ये सुगबुगाहट थी, और अब ये डिसीजन लेना, मैं मान सकते हैं हम सब लोग मिलके कि आसान नहीं रहा होगा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ये जरूर कहा जा सकता है। और ऐसे ही और सख्त कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि जब प्रवक्ता ही नहीं होगा दूसरी पार्टी का, 28 पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन में, जब दूसरा प्रवक्ता ही नहीं होगा तो आप पीटते रहिए। देखिए बुशरा जी, अगर मैं एक खबर नवीस के बाद की तरह सोचूं, मैं मामूली खबर नवीस हूं, तो उस नाते मैं इस तरह के किसी बहिष्कार, प्रतिबंध, बैन, इन सब चीजों के साथ खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही मैं एक बेहतर हिंदुस्तानी के रूप में, एक नागरिक के रूप में सोचूं और 30-35 साल पत्रकारिता करने के बाद पत्रकारिता के नजरिए से देखूं, तो मैं ऐसी कार्रवाई का समर्थन करूंगा। क्योंकि ये जो लोग हैं, जो नाम आपने गिनाए, ये पत्रकारिता कर ही नहीं रहे थे। मूलतः तो ये पत्रकार हैं ही नहीं। नंबर एक, इनके एजेंडे में सत्ता की ठकुरस्वाती और हिंदू मुस्लिम नफरत, दो चीजें पहले और दूसरे नंबर पर रही। ये पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता का मूल धर्म है सत्ता का प्रतिपक्ष होना। हमने अपने गुरुजनों से जो सीखा, जो पढ़ा है,
विजयदत्त श्रीधर पद्मश्री से विभूषित मेरे गुरु हैं, मैंने उनसे कलम पकड़ना सीखी है। मुझे यही बताया गया कि जनता की तरफ से आपको सत्ता से सवाल पूछना है, लेकिन ये जो मुख्यधारा का मीडिया तथाकथित, अब उसे मुख्यधारा का मीडिया कहना भी सही नहीं है। मुख्यधारा का मीडिया तो अब डीवी लाइव और इस तरह के चैनल हैं जो करोड़ों लोग इस वक्त देख रहे हैं। तो इनके द्वारा जो कुछ किया जा रहा था वो सत्ता के पक्ष में खड़े होकर जनता से सवाल करना, जनता का प्रतिपक्ष बन गया था ये मीडिया, प्रतिपक्ष का प्रतिपक्ष बन गया था, यानी विपक्षी दलों का विरोधी मोर्चा। तो मैं इस नाते मानता हूं कि अगर इस देश के भाईचारे को बचाना है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, इस देश की पत्रकारिता को बचाना है, तब भी ऐसे लोगों पर कोई ना कोई अंकुश लगाया जाना जरूरी है। और ये गांधीवादी तरीका है, एक लोकतांत्रिक तरीका है। बिल्कुल ठीक किया गया इनका बहिष्कार करने का जो फैसला है, मैं उसे उचित मानता हूं। आइंदा भी बाकी विज्ञापनों वाली बात मैं आपको बताऊं, एक उदाहरण आपको देता हूं। आप कंफर्म टिकट करके रेलवे का एक ऐप है, आप रेल का कोई टिकट बनाने जाएंगे, आप उसे खोलिए, जैसे ही आप उस ऐप पर जाएंगे मध्य प्रदेश सरकार का लाडली बहना के विज्ञापन लगातार हर सेकंड आपको दिखाई देगा। आप टिकट बाद में बुक कर पाएंगे, 10-20 उसकी प्लेट आपको दिखाई दे जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में थे, 2-2 पेज के फुल पेज के विज्ञापन सारे अखबारों में छपे हैं। विज्ञापन मीडिया के लिए एक आर्थिक रीढ़ है, उस पर जब चोट होगी तब देखना होगा कैसी प्रतिक्रिया होती है, लेकिन ये पार्टियों का काम है। कुल मिलाकर मैं देश के लोकतंत्र, देश की पत्रकारिता, भाईचारा, इंसानियत, इस सबको बचाने के लिए ऐसे नफरती एंकर्स के खिलाफ की गई इस पहल का स्वागत करता हूं। जी बुशरा जी। बिल्कुल। अनुमा जी, आप कुछ जोड़ना चाह रही थी? मेरी ये बात करते करते मेरा एक बड़े मुख्य धारा के चैनल पर डिबेट था, तो जैसे ही पवन खेरा जी की ये ट्वीट आई वो शो कैंसिल हो गया। मैं आपको ये बताना कि जैसे ही ये निर्णय हुआ, अब आप देखिएगा इस पे एक पलटवार आने वाला है, आने वाले 4-5-6 दिन तक उस पलटवार को यही लोग प्राइम टाइम में दिखाएंगे बार बार, और उसके ऊपर अनाप शनाप बातें होंगी जिसका कोई अर्थ नहीं होगा। लेकिन आपको ये बताना चाहती हूँ कि इतने ही लम्हों में ये एक मुद्दा जिस पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये हटा लिया गया, अब ये नहीं होगा उस चैनल पर। जी बिल्कुल। और शिवा जी, अगर हम इस तमाम चीजों को हम ये देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग ये सवाल भी उठा सकते हैं कि भाई ये तो जो बोलने की जो आजादी है, या फिर उस सब पर एक तरह का प्रहार कोई मान सकता है, क्योंकि जब सुधीर चौधरी को लेकर एफआईआर की गई, जो उन्होंने फेक न्यूज फैलाई थी, तो उसको लेकर भी वो लोग जो शायद इस तरह की पत्रकारिता या इस तरह के पत्रकारों के साथ नहीं खड़े हैं, फिर भी उन्होंने इस तरह की बातें कही कि एफआईआर नहीं की जानी चाहिए। तो क्या आप इन बातों को सही मानती हैं? क्योंकि कुछ लोगों ने फिर ये भी कहा कि हम इन पत्रकारों के साथ उतना ही खड़े हैं जितना ये ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर जुबैर के साथ खड़े थे जब वो जेल गए थे, और इसी के साथ और इसी तरह के जो पत्रकार हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो पत्रकारिता करते हैं, जब उनके ऊपर इस तरह के प्रहार हुए, तो जितना ये तमाम लोग सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया के जो एंकर से खड़े हुए, हम इनके साथ हम भी उतना ही खड़े हैं। तो सवाल ये उठता है कि लोग इस तरह के फेवर में आ जाते हैं, लेकिन दिन रात ये जो नफरत फैलाई जाती है, और ये ना सिर्फ नफरत, कुछ पत्रकार तो बाकायदा तौर पर दंगाइयों की भूमिका में नजर आते हैं, वो उकसाते हैं, वो एक मजहब के मानने वालों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत फैलाते हैं कि लोगों को अब ट्रेन में सफर करना, पैदल चलना, कहीं आना जाना अपनी आइडेंटिटी के साथ मुश्किल हो गया है। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद आप म्यूट हैं। जी बुशरा जी, जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज हैं भारत में, जितनी भी पत्रकारिता से संबंधित, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो और चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, ये उनका फेलियर है कि वो अपनी भूमिका निभा पाने में की स्थिति में नहीं है। अभी आपने देखा कि जो एडिटर्स गिल्ड मणिपुर जाकर के, सेना के बुलावे पर मणिपुर जाकर के अपना काम करके आया, कुछ ऐसा नहीं कि उसने किसी दुश्मन देश का काम किया, वो अपने ही लोगों के बारे में अपनी सेना से मिल करके जानकारी लेना और देना यहाँ ला करके, क्योंकि गोदी मीडिया
वहां नहीं पहुंच रहा है। तो उस वजह से उनको उनके खिलाफ आपने देखा कि कार्रवाई तुरंत हो गई। तो वो जो लोग एक नफरत फैलाने वाले इंसान को रोकने के लिए की गई कार्रवाई को गलत बता रहे हैं, वो लोग पहले ये देखें कि हो क्या रहा है और वो इंसान क्या पत्रकारिता कर रहा है। और जो जितना भी झूठ इन लोगों ने अब तक बोला है उसका हिसाब अगर किसी दिन होगा तो ये इनको वाकई हथकड़ियां लगेंगी। इनके लिए वो नॉन बेलेबल धाराएं, सेक्शन जो हैं, जो 295A और ये सारी जो धाराएं होती हैं, ये उनके ऊपर लगेंगी अगर इनके ऊपर काम हो। लेकिन सवाल यही है कि इसी धन्ना सेठ के गोदी मीडिया ने, जिसका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसके मालिक लाला इस देश के कृषि के ऊपर हमला कर रहे हैं, कृषि को वो हथियार लेना चाहते हैं, इस देश के हर उद्गम में हर जगह वो पहुंच गए हैं। वो हमारे हवाई जहाज से लेकर रेल से लेकर पाताल तक, माइनिंग तक जिनका हाथ है, वो लोग नहीं चाहते हैं ना कि वो सही बात हो। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो सवाल अब उठाया ही नहीं जाता है कि अगर कोई मीडिया में है तो वो कौन कौन से धंधे और कौन कौन से सहूलतें सरकार से नहीं ले सकता। तो अब आपने देखा ना कि बहुत जल्दी अंबानी साहब, जिनके कई मीडिया चैनल्स हैं, उन्हीं का आदमी TRAI ये ट्राई का भी चीफ बनने वाला है। और जिस दिन वो बन जाएगा, आप सोचिए टेलीकम्युनिकेशन का क्या हाल होने वाला है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारे देश के लोगों के और देश के विरुद्ध है। इसके ऊपर लंबी बातचीत पूरे होनी चाहिए। एक बात, दूसरी बात ये है कि मैं इससे पहले वाले सेगमेंट में मैं कह रही थी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साइकोपैथ डिक्टेटर, आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मासेस रूल्ड अंडर डिक्टेटर्स को भी अगर आप देखेंगी तो आपको पाएंगी कि एक तरह का सिंड्रोम, जिसको हम स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं, वो होता है, जिसमें जनता खुद जैसे एक अब्यूसिव पति के अंतर्गत रहने वाली एक पत्नी होती है ना, वो पिटती भी है, लेकिन अगर कोई पड़ोसी बचाने आ जाए तो कहती है रहने दीजिए, ये हमारा मामला है। ये वाली जनता तैयार की गई है। और ये जनता, इस जनता की पिटाई लगातार हो रही है। वो इज्जतदार जिंदगी जीने के काबिल नहीं रह गए हैं। वो 5 किलो अनाज, सड़ा हुआ अनाज उबाल के घोल के पी रहे हैं और कह रहे हैं हम इस राजा को बनाए रखेंगे, बस हमारा ध्येय ये राजा है। तो ये जो जनता का जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस होना चाहिए, जो सम्मोहित जनता है, जो खुद कहती है कि हम 5,000 का सिलेंडर ले लेंगे, हम 1,000 का पेट्रोल ले लेंगे, इस जनता के पास अगर इसका साइको एनालिसिस अगर आप करेंगी तो आप पाएंगी कि दे आर इन अ अब्यूसिव बैड रिलेशनशिप, येट दे डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ इट। ऐसी जनता को सिर्फ और सिर्फ जब कोई ज्यादा अच्छा मजबूत साथी मिल जाए और उन पर भरोसा हो जाए, तभी वो इस अब्यूसिव रिलेशनशिप से बाहर आएंगी। वरना वो यही सवाल करते रहेंगे कि ये नहीं तो कोई और कौन होगा जो हमारा ध्यान रखेगा। इसीलिए मैंने ये बात आपसे कही थी कि जनता को ये भ्रम में डाला गया कि अगर हम नहीं होंगे तो तुम कैसे रहोगे, तुम बचोगे नहीं। तो जो जनता अपने को इनके बिना खतरे में महसूस कर रही है, उससे बात करने की जरूरत है कि एक गंदे, एक एब्यूसिव, एक वायलेंट, खराब रिश्ते से आप बाहर आइए। एक रिश्ता जिसमें एक पक्ष सिर्फ अपने लिए करता है और आप सेवक बन के रह गए। आप सिर्फ, आपका पूरा वजूद और आपका जो एक एजेंसी है, ह्यूमन एजेंसी है, वो सिर्फ इस काम में लगा दी गई है। आपका अपना, आप मतलब यहाँ इतना लो लेवल का एम्बिशन है हमारे युवाओं का, वो अपने लिए कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो उस लो लेवल एम्बिशियस युवाओं को समझाने की जरूरत है कि ये दुनिया खूबसूरत है और आपके अंदर क्षमताएं भरपूर हैं। अगर आपको शिक्षा और स्किल मिल जाती तो आप बहुत कुछ कर सकते थे। सुंदर पिचाई इसी देश के लोग बने हैं, इंदिरा नूरी इसी देश के लोग बने हैं, जो कांग्रेस और नेहरू मॉडल से आते हैं। तो वो सारे हमारे सामने उदाहरण हैं। सिर्फ ये दोबारा इस हमारे नौजवानों को ये बताने की जरूरत है, उनका ध्यान इस तरफ लगाने की जरूरत है कि ये जो जिंदगी है ये बहुत खूबसूरत हो सकती है आपके लिए भी। आप भी अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं, सिर्फ आपके नेता नहीं। यहाँ से मुझे और तीसरी बात यह है कि देखिए, ये जो मामला है कि कांग्रेस के प्रवक्ता फला शो में नहीं जाएंगे, मैंने ऐसा देखा। इससे पहले भी एक हल्की सी कोशिश समाजवादी पार्टी ने की थी। तो समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता जब नहीं मिलता था तो वो समाजवादी पार्टी समर्थक के नाम पे एक आदमी को बिठा देते थे कि ये समर्थक है। ऐसे बसपा के एक समर्थक बहुत दिनों तक चलते रहे, वो भदौरिया साहब थे, क्या थे, वो पार्टी में नहीं थे, वो समर्थक थे। तो आप किसी को भी टैग लगाकर एक कमजोर आदमी जिसको ना ज्ञान है ना अपनी पार्टी के इतिहास का पता है, ऐसे किसी आदमी को बिठा दिया तो
तो उसका भी एक खतरा, उसको भी आप लोगों को, पार्टी को, अनुमा जी, देखना पड़ेगा कि कैसे उसको आप हैंडल करेंगे। लेकिन ये अच्छा है कि आपने नाम लेना शुरू किया, नाम लेना बहुत ज़रूरी था, और इसके बगैर हम इन लोगों को लगातार छूट नहीं दे सकते इस देश को विघटन में डालने की और लगातार जनता के विरोधी काम करने की। मेरा तो यही ख्याल है कि बिल्कुल ये बहुत देर से आया, पहले आना चाहिए था ये लिस्ट। जी, जाहिर सी बात है। और नाम लेकर शर्मिंदा करने की इन लोगों को जरूरत है जो बिल्कुल बेशर्म हो चुके हैं। ना इनको पत्रकारिता करना, तो शायद इनको पत्रकारिता करना आता था, लेकिन 2014 से पहले, क्योंकि मैंने खुद 19 साल का मेरा अपना करियर है, और 19 साल के इस करियर में मैंने तमाम चैनल्स पर, जितने बड़े बड़े चैनल्स हैं, सब पर मैंने काम किया है। कई सौ मैंने डिबेट्स की हैं, और मुझे पता है कि बुशरा जी, और इन तमाम लोगों को देखकर जी 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 बुशरा जी, हम सब कांग्रेस का विरोध ही कर रहे थे। मैं 1999 से टेलीविजन पर हूँ, और लगातार हम जी कांग्रेस का विरोध ही कर रहे थे। आज हमें दुख होता है कि हम समझे ही नहीं कि विकल्प हमारे पास जो था वो ज्यादा खतरनाक था। हम तो लगातार ये जो आंदोलन हुए, इन सब में जाकर के खड़े हुए और जाकर धरना दिया, और फिर वो जो दिल्ली रेप केस हुआ था, उन सब में जाकर के शीला दीक्षित जी और सोनिया गांधी जी और इन सब के विरुद्ध बोले हैं, और टेलीविजन पर वो सारे अभी भी मौजूद हैं, वो सारे शोज मौजूद हैं जहां हमने कांग्रेस का विरोध किया है। तो हमें हमें थोड़ा बिल्कुल सा आगे का सोच करके विकल्प पर ध्यान रखना चाहिए था। वो गड़बड़ा गया मामला, हमें बेहतर लोग नहीं जी। मिले। और जिस तरह से आप कह रही थी कि इस पार्टी के समर्थक और उस पार्टी के समर्थक कह के बिठाया जाता है लोगों को, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि कई बार मेरी खुद के जब मैं जिस चैनल में काम करती थी, एक मेन स्ट्रीम मीडिया, उसमें एक ही शख्स, कभी वो इकोनॉमिस्ट बनकर आते थे, कभी वो पॉलिटिकल एनालिस्ट बनकर आते थे, कभी वो सीनियर जर्नलिस्ट बनकर आते थे, तो कभी वो डिफेंस एक्सपर्ट बनकर आते थे, और आखिर में पता चला कि वो आरएसएस से जुड़े हुए थे। तो इसी इसी तरीके से जो तमाम चीजें हैं वो इसी तरीके से दिखाई जाती हैं, और इसी तरीके से लोगों को प्लान जो है वो किया जाता है। और यही बात जो है पवन खेड़ा ने भी उठाई थी। राकेश जी, आप शायद कुछ जोड़ना चाह रहे थे, आप अपनी बात एक बात ये है, मैं बुशरा जी, अगर अपने देश के जी लोगों पर यकीन ना करें तो क्या करें? मतलब ये कितना अजीब है कि हम अपने देश के लोगों पर यकीन ना करें। लेकिन हमें ये दौर सिखा रहा है कि नहीं, जो स्लीपर सेल्स होते हैं उनको इससे मतलब नहीं, सिर्फ उनके आगे टुकड़े डालते रहे अगर धन्ना सेठ, तो वो उसका काम करते रहेंगे। हमारे देश में ऐसे लोग पैदा हो चुके हैं। बिल्कुल, ये नई मैं टर्म भी शिवा अभी गढ़ी गई है, साहब मीडिया के स्लीपर सेल्स। जी 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 जी, मैं बस शिवा साहिबा ने जैसे याद दिलाया कि 2014 से पहले का जो पत्रकारिता का दौर था, तो संयोग से मैं खुद भी बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, 2014 से पहले तो मैं नवभारत, नई दुनिया, प्रदेश टुडे, नवप्रभात, बड़े बड़े अखबारों में संपादक रहा। 10 साल यूपीए की सरकार थी, उस वक्त पहले पेज पर मैंने संपादकीय लिखे हैं सरकार के खिलाफ। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार जब थी, तब भी मैं संपादक था, एडिटर था। हर हफ्ते मेरा एक पॉलिटिकल कॉलम होता था, उसमें दिग्विजय सिंह के खिलाफ ही कुछ ना कुछ होता था। हम सत्ता का सनातन प्रतिपक्ष रहे हैं। पत्रकारिता का मूल काम सत्ता का प्रतिपक्ष होना है, जनता का पक्षधर होना है। लेकिन हमसे तब कोई नहीं कहता था कि हम जनसंघी या संघी पत्रकार हैं। लेकिन आज हम जब सत्ता से सवाल पूछते हैं तो कहा जाता है हम कांग्रेसी पत्रकार हैं। ये दुर्भाग्य इस समय का है, इस देश का दुर्भाग्य है कि सच्ची पत्रकारिता सत्ता से सवाल करने की होती है, और इस मुख्य धारा के मीडिया ने सत्ता के बचाव की जिम्मेदारी ले ली थी, उसके लिए अम्ब्रेला बनकर खड़ा हो गया था। इसलिए उसका इस तरह से जी बाइकाट जरूरी है। जी बिल्कुल। और ये कहा जाता है जो लोग पत्रकारिता करते हैं या उसके जो उसूल हैं उन पर चलते हैं, जो इनका काम है सरकार से सवाल पूछना, उन्हें जवाबदेह बनाना, तो कह दिया जाता है सरकार के खिलाफ पत्रकारिता करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये नई टर्म गढ़ ली है कि सरकार की गोद में बैठकर पत्रकारिता करना ही दरअसल असली पत्रकारिता है। ये कुछ उन्हें गुमान हो चला है इन 9 साढ़े 9 सालों में। अनुमा जी, आप भी कुछ जोड़ना चाह रही थी। एक तो ये हुआ कि पत्रकार जो है इनको हमने नाम लिए इनके, तो इससे जो लोग बच गए उनके ऊपर सत्ता की आंखें टेढ़ी हो जाएंगी कि तुम लोग इतना क्यों नहीं कर रहे थे जो ये कर रहे थे। एक तो ये हो। दूसरी चीज ये है कि हम लोगों ने बीच में कुछ बीजेपी के प्रवक्ताओं का भी बायकॉट किया था, जिनमें
थे कुछ नाम, तो अभी हम उनके साथ जी डिबेट करते हैं, लेकिन इन लोगों ने डिबेट की भाषा की संस्कृति, चर्चा की शालीनता, इस सब को ताक पे रख के जिन शब्दों का प्रयोग किया आजकल इन डिबेट्स में, आप तो उस समय के पत्रकार हैं जब एक अच्छी पत्रकारिता होती थी। पेट में दर्द, छाती फुलाना, आपको क्यों मरोड़ हो रही है, ऐसी भाषा मुझे लगता है कि हमने पहले कभी नहीं सुनी जो इस समय चल रही थी। तो जहां एक तरफ पत्रकारों का बहिष्कार हुआ है, हमने बायकॉट किया है, वहीं दूसरी तरफ कुछ अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऐसे हैं, और मुझे ऐसा लगता है सुबह से शाम तक आप कोई भी चैनल ढूंढ लीजिए और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता को सुन लीजिए, एक रटा रटाया, इनको लगता है 11-12 बजे इनकी कोई ब्रीफिंग होती है, जो बताया जाता है वही पहले से लेके आखिरी तक, किसी के पास कोई मौलिकता नहीं है, वही रटा रटाया जुमला वो बोलते हैं हर एक जगह आके, उसमें नरेंद्र मोदी जी का नाम 5 बार जरूर होना जरूरी है। तो ये एक और अभी दौर है जिसमें हम कुछ बायकॉट करेंगे इनका भी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बदतमीज प्रवक्ता भी शामिल हैं, उसका भी मुझे इंतजार है। जी। और आपसे प्रवक्ताओं की बात करें, मैं यहाँ पत्रकारों की बात करूंगी, उनको भी मेहनत की आजकल बहुत कोई जरूरत नहीं है। जो सो कॉल मेन स्ट्रीम है, उन्हें पता है कि उन्हें बैठ के सिर्फ मोदी मोदी करना है, पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ सवाल पूछने, आपस में लड़ाना है और उसके बाद सिर्फ तारीफें करनी है। उन्हें बहुत अच्छे से ही बता दिया जाता है। खुद मैं इसका हिस्सा रही हूँ, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल जो देखा हुआ है उसको मैं आप लोगों को बता पा रही हूँ कि क्या कुछ किया जाता है और किस तरह की ब्रीफिंग होती है जब सुबह में जब एडिटर्स जो है बैठकर जब बताते हैं कि आपको क्या करना होगा। तो ये सेम है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो या फिर सो कॉल मेन स्ट्रीम में बैठे हुए ये पत्रकार हो। इस पर डिबेट, इस पर बातचीत हम शायद बहुत कर सकते हैं, लेकिन वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, और शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। और जाते जाते एक बार फिर से श्रद्धांजलि, नमन उन शहीदों को जिन्होंने अपनी शहादत दी, और जाहिर सी बात है पूरा देश नम आंखों से उनको विदाई दे रहा है, और देश के हर नागरिक की आंख नम है जब से वो तस्वीरें देखी हैं, वो विलाप करते हुए वो परिवारजन देखे हैं। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।